हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षा मित्र क्लासेस पर। और बेटा, जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं कि आज से हम यहाँ पर आपके लिए जो सीटेट का आपका दिसंबर का सेशन शुरू हो गया है, ठीक है। और दिसंबर के एग्जाम के लिए आपके लिए आज से यहाँ पर हमारे इस चैनल पे मैथमेटिक्स के पेपर 2 के लिए क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आपका जो ये एग्जाम है, इसके लिए जो आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का पार्ट आता है, आप इस वीडियो को फॉलो करते हुए, हमारी जो आने वाली वीडियोज है उनको फॉलो करते हुए दोनों की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। साथ साथ अब बात ये आती है कि बेटा, जैसे कि आपने देख लिया कि आज हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो कैसे करने वाले हैं, वो प्रैक्टिस सेट की फॉर्म में करने वाले हैं, ठीक है। हम डिफरेंट क्वेश्चंस को एक तरह से आपके लिए कंपाइल करके पूरा प्रैक्टिस सेट फॉर्म करके लाए हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग आपकी जो एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, देखो जो टॉपिक है हमारे पास पहले क्वेश्चन का वो है आपका नंबर सिस्टम, ठीक है। अब जो नंबर सिस्टम टॉपिक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपके एक या दो क्वेश्चन हर बार आते ही आते हैं, ठीक है। आप एग्जाम उठा के देखेंगे, आपको डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन या फिर एचसीएफ एलसीएम वाले क्वेश्चन, इस तरह के आपको क्वेश्चंस मिलते ही रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक नंबर है मेरे पास, क्या 774958N196N2। क्वेश्चन ये कहता है कि जो नंबर है ना, ये 9 और 8 से डिविजिबल है, ये 9 और 8 से विभाजित हो सकता है। अगर ये 9 और 8 से विभाजित हो सकता है तो बताओ N1 और N2 क्या हो सकते हैं। तो देखो सीधी सी बात है, ध्यान रख लो। अभी आपका नंबर क्या है? आपका नंबर है 774958N196 और N2, ये हमारा नंबर है, ठीक है। पहले हम बात करेंगे यहाँ पर 8 के लिए। आपको अगर ध्यान रहे, याद रहना चाहिए, ये कहना चाहिए मुझे कि जो हमारा N1 है ना और N2 है, ये क्या है? सिंगल डिजिट्स है। और अगर मैं 8 की बात कर रहा हूं, अगर मुझे 8 से चेक करना है तो मुझे इतना पता होना हमेशा चाहिए कि एक गिवन नंबर, कोई भी एक दिया हुआ नंबर 8 से सिर्फ तब डिविजिबल होता है, तब विभाजित होता है, जब उसके आखिरी 3 नंबर जो हैं वो 8 से विभाजित होते हों, ठीक है। तो देखो आखिरी 3 नंबर मेरे पास 9, 6 और N2 है। 9, 6 और N2 है। अगर इसको 8 से भाग कर दूं तो ये पूरा कट जाएगा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो अब ये N2 क्या हो कि पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाए। तो भाई सिर्फ दो ऑप्शन बचते हैं, या तो हमारा N2 है वो 0 हो सकता है या फिर 8 हो सकता है, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। और यहाँ देखा जाए तो सिर्फ 8 ही मेरे पास आ रहा है, या फिर 0 ने दिया ही नहीं है, ठीक है। N2 के लिए इन्होंने मेरे पास क्या ऑप्शन बनाते हैं? एक 0 बनता है, एक 8 बनता है, बट यहाँ पर ऐसा जो 0 है वो नहीं दिया है। 8, 8, 8, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। इन तीन में से ABC में से कोई एक मेरा आंसर है। बट मुझे इतना यहाँ मालूम पड़ गया कि भाई N2 की जगह पर क्या है? N2 की जगह पर क्या है? 8, ठीक है। अब 9 की बात करते हैं। 9 का रूल ये कहता है डिविजिबिलिटी का कि सारे नंबर्स का सम जो है वो 9 से डिवाइड होता, ठीक है। चलो यहाँ शुरू करते हैं। देखो 7 और 7 14 हो गए, और 8 मिला के 18 हो गया। 18 9 से कट जाएगा, इसे हटा दो। ये 9 है, ये भी 9 से कट जाएगा, इसे हटा दो। और यहाँ भी एक 9 है, इसको भी हटा दो। अब क्या क्या बचता है मेरे पास? अब बचता है 5 और 8 13, 13 और 6, 13 और 6 19, 19 और 8, ये पूरा ही कितना हो गया? 19 और 8 पूरा ही हो गया 27। और ये भी 9 से पूरा कट जाएगा, तो क्या बचे? 0। तो N1 की जगह पर क्या हो कि ये 9 से कट जाए, तो भाई या तो 0 हो सकता है या 9 हो सकता है, बस। अब ऑप्शंस में आ जाओ। 9 तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, बट बी ऑप्शन में 0 दिखाई पड़ रहा है। तो हमारा 0 और 8, यानी कि मैं ये कहूंगा कि N1 की वैल्यू जो है वो 0 है और N2 की वैल्यू जो है वो 8 है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखने में लग रहा है कि 2 वेरिएबल है, काफी सारे काम करने पड़ेंगे। बड़ा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। देखो एक इक्वेशन आपको दी हुई है कि 2x प्लस 3y कितना दिया हुआ है? 34 कह दिया, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। इस साथ में एक बात और कह दी गई कि x प्लस वाई अपॉन में y इज इक्वल टू 13 अपॉन में 8। अब देखो इसको दो रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता ये हो सकता है कि मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लूं,
ठीक है, इसको पूरे को सॉल्व करूं, एक नई इक्वेशन बनाऊं, कैसे, 8x प्लस 8y इज इक्वल टू 13y, और कहूं कि भाई 8x माइनस 5y इक्वल टू 0 है, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लूं और दोनों को सॉल्व करके x और y निकाल, देन इसको यहां पुट करूं और आंसर निकालूं, एक रास्ता ये आता है। ठीक है, ये आप सब ट्राई करेंगे। ठीक है, तो लेकिन अब एक और चीज क्या हो सकती है, आप ध्यान से देखो, एक और चीज क्या हो सकती है, आपसे कहा गया कि x प्लस वाई जो है ना बेटा, अपॉन में y अगर कर दिया जाए इसके, तो ये 13/8 आता है, तो ये 13/8 आता है। अब बड़ा ध्यान से देखना, x प्लस वाई अपॉन में y 13/8 है, तो यहां से एक बात ये निकाली जा सकती है कि y इक्वल टू 8 है। अगर सीधा इसको प्रोपोर्शन के साथ देखा जाए तो y हम 8 मान सकते हैं, और अगर y 8 हो गया तो x 5 आ जाएगा, क्योंकि x प्लस वाई कितना है, 13 है। ठीक है, अगर 8 y जो है वो 8 आ गया तो y 5 आ जाएगा। अब इसी की चीज को अगर हम यहाँ पुट कर दें तो 7 गुणा 8, x हमने कितना लिया है, 5 लिया हुआ है, प्लस 5 गुणा y हमने कितना 8 लिया हुआ है, तो ये कितना बन जाएगा, 35 और 40, आंसर आ गया हमारे पास 75। ठीक है, ऐसे से इस तरह से क्वेश्चन को करने के हार्डली आपको 1 मिनट लगेगा। ठीक है, 1 मिनट से भी कम, 30 सेकंड में क्वेश्चन हो सकता है, 20 सेकंड में क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, एक मेथड ये था, हम इससे भी आंसर निकाल सकते थे, बट हम इससे उसको नहीं कर रहे। ठीक है, जब हमारे पास इस तरह की एक सिचुएशन दे रखी है और हम सिर्फ कंपैरिजन करके आंसर निकाल सकते हैं, तो यही हमारे आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब मैंने क्या कहा था, नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, ये हमेशा क्वेश्चन में एग्जाम में आता ही आता है। सवाल हमारा ये कह रहा है कि दो नंबर का एचसीएफ 28 है और एलसीएम 336 है, अगर उनमें से कोई एक नंबर 112 है तो दूसरा कितना होगा। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, बड़ा ही एक लोअर लेवल क्वेश्चन है। ठीक है, बट इसके लिए एक छोटी सी बात ध्यान रखिए, वो बात क्या है, एक छोटी सी प्रॉपर्टी, एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो, अगर हम ऐसा कह रहे हैं कि जो एचसीएफ है वो 28 है और एलसीएम है वो 336 है, ये किसके बराबर होना चाहिए, उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, उन दोनों नंबर के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, जिनका ये एचसीएफ और जिनका ये एलसीएम है। तो अगर एक नंबर 112 है और दूसरे को अगर मैं x मान लूं, तो मुझे यहां पर एक आसान सी इक्वेशन मिल जाती है। ठीक है, एक आसान सी इक्वेशन मिल जाती है। फिर ध्यान सुन लो, आपके पास कोई भी दो नंबर दिए हैं, मान लो दो नंबर है x और y। ठीक है, तो जो इन दोनों का एलसीएम होगा और जो इन दोनों का एचसीएफ होगा, वो हमेशा इस फॉर्मूले को फॉलो करेगा, वो हमेशा इस फॉर्मूले के हिसाब से सही होगा कि अगर एचसीएफ को एलसीएम से गुणा कर दिया जाए और इन दोनों को नंबर्स को गुणा कर दिया जाए, तो दोनों का जो रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, वो बराबर होगा। इसीलिए एचसीएफ इंटू एलसीएम जो है वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा आसान हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि 336 आप क्या करोगे, 112 को नीचे ले आओगे और यहां से बड़े ही प्यार से x निकल दिया है। ठीक है, कितना आंसर जाएगा, आंसर जाएगा 84। सही बात है, ठीक चल रहा है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको लिख के रख लेंगे, इसको याद रखेंगे, इस बात पे बहुत बार सवाल आता है। एलसीएम एलसीएम का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आएगा ही आएगा, या तो एलसीएम निकालने के लिए या एचसीएफ निकालने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिए एक एचसीएफ और एलसीएम की अलग से क्लास यहाँ पर बना दी जाए। ठीक है, बट इसके लिए आपको वीडियो पे कमेंट करना पड़ेगा, ये बात आपको कमेंट में मेंशन करनी पड़ेगी कि हाँ आपको एलसीएम और एचसीएफ की अलग से क्लास चाहिए। और आप इसी तरह से किसी भी तरह की क्लास के लिए हमसे यहाँ पर कमेंट में कह सकते हैं, तो आपके लिए वही क्लास हम स्पेशली बनाकर यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये आता है। अब यहाँ जो क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है, अब इसमें क्या है, एक्स फाइंड आउट करना है। और कहा क्या गया हमसे कहा गया कि अंडर रूट 1058 है और इनटू में अंडर रूट
648 है। मैं ऐसा करता हूँ 18 को यहीं भेज देता हूँ और x को इधर भेज देता हूँ, क्योंकि x तो फाइंड आउट करना है। ठीक है, x तो फाइंड आउट करना है। क्या करा जाए, सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए क्या करें, जरा ध्यान से देखना क्या कह रहे हैं हम। अगर अगर ऐसा करा जाए बेटा कि 1058, तो थोड़ा ध्यान से देखना, 1058 को 2 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाय, दूसरे कलर से लिखता हूँ, आपको इससे दिखाई नहीं पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय, अब 1058 है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, 29 लिख दे, चलेगा? ठीक है, अच्छा आगे बढ़ो, 648 को 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2, 4 लिख दे। और क्या हो रहा है, आपको यहाँ पूरे पर रूट दिया हुआ है और अपॉन में 18 लिखा। सही है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, अंडर रूट लगा हुआ था, तो हमने होल रूट लगा दिया। अब क्या होता है, देखो 529 आपको याद होना चाहिए 23 का स्क्वायर, ठीक है, 324 18 का स्क्वायर है, और 2 और 2 की जगह पर यहाँ पर एक 2 आ जाएगा, अपॉन में कितना है 18, ये किसके बराबर है, x। आपने 18 से 18 काट दिया, आंसर आ गया 46। ठीक है, आंसर आ गया 46। बस इतना ही इजी है, इसलिए कह रहा हूँ आप पेपर 1 के लिए भी ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चंस यहाँ पर भी आते हैं जो कि उसी लेवल के होते हैं जैसे कि पेपर 1 में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो क्लास है वो दोनों के लिए है। आप आगे देखिए क्वेश्चन किस तरह का है। अब यहाँ पर ऐसा भी एक क्वेश्चन हर बार आता है, ठीक है, हर बार ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे आपसे क्या कहा जाता है, आपको पॉलिनोमियल दे रखे होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल दे रखी होती हैं, उनको मल्टीप्लाई करना होता है और जो उनके कोफिशिएंट आते हैं उनको आपको पहचान कर बताना होता है। वही चीज यहाँ पर भी है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि भाई अगर इस पॉलिनोमियल को और इस पॉलिनोमियल को क्या करा जाए, गुणा करा जाए, तो ए बी और सी जो हैं वो कोफिशिएंट हैं किसके, गुणांक है किसके, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर और एक्स के। ठीक है, तो बताओ ए प्लस बी माइनस सी कितना होगा। तो पहले जरा ये बात यहाँ पे लिख लेते हैं, किसे मल्टीप्लाई करना है ये लिखना बहुत जरूरी ताकि गलती ना हो। तो हम यहाँ पे लिखते हैं भाई पहला नंबर है मेरे पास 9x, ठीक है, प्लस 15 माइनस x, ये एक मेरे पास दे रखा है पॉलिनोमियल, इसको मल्टीप्लाई करना है माइनस, इसको मल्टीप्लाई करना है -1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर से। और देखो वो कह रहा है कि हमें सभी के जो है गुणांक चाहिए, एक्स क्यूब के भी चाहिए, एक्स स्क्वायर के भी चाहिए और एक्स के भी चाहिए। तो कहानी जो है वो एक्स क्यूब से स्टार्ट करते हैं। जरा पहले हम इसे पकड़ते हैं, 9x स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई करा जाए कि क्यूब मिलेगा। देखो भाई स्क्वायर है तो अगर x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्यूब मिल जाएगा। तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा नेगेटिव का 9x क्यूब। ठीक है, यहां तक की बात। क्या इसको किसी और से गुणा करके क्यूब मिलेगा, नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अब 15 की बात कर लेते हैं। 15 को यहां कहीं भी गुणा करे क्यूब मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, अब x की बात करते हैं। x को अगर x स्क्वायर से गुणा किया जाए तो आपको क्यूब मिलेगा। ठीक है, तो माइनस एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर, आपका ये हो गया नेगेटिव का एक्स क्यूब। तो ये कितना आ गया, ये नेगेटिव 10x क्यूब आ गया। इसका मतलब ये होता है कि a की वैल्यू -10 है। एक चीज मिल गई आपको। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एक्स स्क्वायर की। ठीक है, देखो 9x स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो कि एक्स स्क्वायर में ही आंसर है, तो आप बोलोगे -1 से। तो पहले ये -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो मुझे मिला नेगेटिव का 9x स्क्वायर। ठीक है, अब ये किससे मल्टीप्लाई हो, इनमें से किसी से भी नहीं, कहीं भी आपको स्क्वायर नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, 15 किससे मल्टीप्लाई हो, भाई एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो भी स्क्वायर देगा, तो ये आपको दे देगा 15 का एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब x किससे मल्टीप्लाई हो कि स्क्वायर देगा, तो x मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव x से, तो आपको देगा पॉजिटिव का x स्क्वायर। कुल मिलाकर यहां पर देखा जाए तो मेरे पास एक -9 है, प्लस का 15 है और प्लस का 1 है। तो फिर मुझे जो b की वैल्यू मिल जाती है वो यहां से मिल जाती है 16, 5, 7। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं x की। x कैसे आएगा, देखो 9x स्क्वायर से x कभी नहीं आएगा। 15 को अगर नेगेटिव x से मल्टीप्लाई किया जाए तो नेगेटिव का 15x मिल जाता है। पहली चीज मिल गई हमको यहाँ पर।
x को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो नेगेटिव का x मिल जाएगा। क्या किसी और केस में x मिल सकता है? देखो 9x² कभी नहीं देता, पक्की बात है। 15x को x से करेंगे सिर्फ तभी x आएगा और किसी से नहीं आएगा। सिमिलरली जब x को 1 से किया तो मिल गया। अच्छा, x को 1 से किया तो पॉजिटिव का x आएगा जी। तो ये आपको देता है यहां से सब मिला के b की वैल्यू, सॉरी b की नहीं, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी c की वैल्यू। c की वैल्यू आ जाती है -14। ठीक है, अब हमसे पूछा गया कि a प्लस बी माइनस सी कितना होगा। तो a की वैल्यू -10 आ चुकी है, b की वैल्यू जो है वो 7 आ चुकी है, माइनस सी की वैल्यू 14 नेगेटिव की आई। ठीक है, तो मेरा आंसर यहाँ से क्या बन जाएगा वो देख लेते हैं। यहाँ से बचा -3 और यहाँ से हो गया प्लस का 14, तो मेरा आंसर है प्लस का 11। तो डी है अपना आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको परसेंटेज दिख रही है, तो ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कहता है, ध्यान सुनना, इफ 35 is subtracted from a number it reduces to its 80%। यानी कि यदि किसी संख्या में से 35 घटा दिया जाए तो वह अपने का ही 80% रह जाता है। ध्यान सुनना, किसी भी नंबर को जब 35 कम कर दिया जाए तो वो अपने का ही 80% रह जाता है। ध्यान रखना, क्या अपने का ही 80% रह जाता है। सोच के देखो, सुनो ध्यान से इस बात को, अपने का ही 80% रह जाता है तो कितना कम हो जाता है? तो आप कहोगे ऐसा तो मालूम पड़ता है कि 20% कम हो गया। ठीक है, 20% कम हो गया और ये 20% किसके बराबर है? तो आप कहोगे सर 35 के बराबर। ये 35 तो कम किया था, अब 20% 35 के बराबर आ रहा है आपका। ठीक है, तो 100% करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 100% करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया तो भाई यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 175। तो मेरा नंबर कितना है? मेरा नंबर 175 है। लेकिन ये सवाल नहीं करा गया कि नंबर कौन सा है, आपसे पूछा ये गया कि इस नंबर का 4/5 कितना होगा। तो यानी कि इसको 4/5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसको 4/5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 से इसे अगर मैं काट दूं तो ये 3 और 35। अब 35 को 4 से मल्टीप्लाई करो और आंसर फटाफट से बता दो, 140 है। ठीक है, क्या ध्यान रखना है कि 35 कम करने पर वो अपने का ही 80% रह जाता है, इसलिए 20% जो है वो कम हुआ है, जो कि 35 के बराबर। ठीक है, चलो अगला सवाल उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से परसेंटेज का ही है, लेकिन ये हल्का सा फ्रैक्शन में भी जाएगा। क्वेश्चन ये कहता है कि 50% ऑफ x माइनस वाई। ठीक है, x माइनस वाई का 50% जो है वो x प्लस वाई के 30% के बराबर। तो बताओ कि x y का कितना प्रतिशत है? x का कितना प्रतिशत भाई, उल्टा पूछा हुआ है। उन्होंने कहा है, ये पूछा हुआ है जो y है वो x का कितना परसेंट है, y जो है वो x का कितना परसेंट है। पहले जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहां से एक आंसर मिलेगा, एक रिलेशन मिलेगा, उससे हम आंसर निकालेंगे। मैं पहला काम यहाँ पे कहूंगा कि 100 काट देते और इस 0 से इस 0 काट देते हैं, तो यहाँ क्या बचता है? 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 3x प्लस 3y। ठीक है, अब मैं यहां से क्या कर सकता हूं? यहां से x और y का रिलेशन निकाल सकता हूं। तो आप बोलोगे सर 2x इक्वल्स टू 8y आ रहा है, इसका मतलब ये होता है जो x है ना वो 4y के बराबर है। सही है, अब क्या निकालना था? हमें निकालना था x का कितना प्रतिशत y है। ठीक है, तो यानी कि y अपॉन में x इंटू 100 करना है, क्योंकि हमें y को x के आधार पर ज्ञात करना है। अच्छा, तो यहां से y अपॉन एक्स क्या जाएगा? y अपॉन एक्स यहां पर 1/4 मिलता है, तो 1/4 गुणा 100, तो आप कहोगे आंसर आता है 25%। ठीक है, आंसर आता है 25%। सही है, चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लास में तो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या है, अब ये क्वेश्चन कई बार देखा गया। ठीक है, कई तरह से क्वेश्चन आता है। ये अभी कैंडल लिखे हैं, कभी आर्टिकल लिखा हुआ आता है, कभी पेन लिखा हुआ आता है, कभी सेब लिखा हुआ आता है, कभी
संतरे लिखा हुआ आता है क्वेश्चन, लेकिन हमेशा करना कैसे है अभी देख लीजिए। इसने कहा कि कॉस्ट प्राइस जो है 10 कैंडल का वो किसके बराबर है, कॉस्ट प्राइस 10 कैंडल का किसके बराबर है, 8 कैंडल के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो गेन और लॉस बताइए। देखो ऊपर जो लिखा है वो तो है ही है, हम यहाँ पे सिर्फ इतना जानते हैं कि भाई देखो हम मानते हैं कि जो सीपी है किसका, एक कैंडल का, एक कैंडल का मान लेते हैं कि एक्स है, ठीक है, एक कैंडल का एक्स है, तो 8 कैंडल्स का कितना हो गया, आप कहोगे 8x हो गया, ठीक है। अच्छा, और 10 कैंडल का कितना हो गया, आप बोलोगे 10x हो गया। ये मैंने सब निकाल दिया जो भी ऊपर लिखा हुआ, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना है, आपसे कहा गया कि जो सेलिंग प्राइस है 8 कैंडल का वो 10 के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। अब देखो सेलिंग प्राइस ऑफ 8 इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 10, जो कि मैं निकाल चुका हूं, कितना हो गया 10x। लेकिन अब यहां पे ध्यान से देखना, जो बात सही ध्यान देने की है कि 8 का सेलिंग प्राइस आपको पता है और 8 का कॉस्ट प्राइस भी आपको पता है। देख रहे हैं साफ साफ, 8 का सेलिंग प्राइस भी पता है, 8 का कॉस्ट प्राइस भी पता है, इसीलिए पहले ये दो चीजें निकाल के यहां रख ली गई थी। सेलिंग प्राइस 10x है, कॉस्ट प्राइस 2x है, तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया 2x। सेलिंग प्राइस 10x है, कॉस्ट प्राइस 8x है, तो प्रॉफिट कितना हो गया 2x। अब अगर 2x प्रॉफिट है और कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस 8x, तो कितना परसेंट यहां पर, एक मिनट, 8x, ठीक है। तो कितना परसेंट हो जाएगा यहाँ पर, ये आप x से x काट दोगे, ये 4 आएगा और आंसर आएगा 25%। 25% का यहाँ पर गेन हो रहा है, ठीक है। क्या तरीका है करने का, जो भी आपसे कहा हो आप यहाँ पे सीपी निकाल लो। देन ये जो स्टेटमेंट है ये मैंने क्वेश्चन से ही उठाई, ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ ये क्वेश्चन से ही उठाई, बस यही से पूरा क्वेश्चन अपने आप क्लियर हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि सर्टेन सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट। चलिए ठीक है, आपको ये कहा गया कि भाई हम यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज का क्वेश्चन कर 3 साल में। देखो 3 साल में जो पैसा है वो कितना हो जाता है, 3 साल में पैसा हो जाता है 896, और 5 साल में कितना हो जाता है, क्वेश्चन बहुत आराम से पकड़ में आ जाएगा हमारी। 5 साल में कितना हो जाता है 960, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 साल में पैसा कितना बढ़ा, 2 साल में पैसा कितना बढ़ा, पैसा बढ़ा 64, ठीक है। 2 साल में 64 बढ़ा, आपने ये देखा, इसको माइनस कर दिया 64 आ गया। तो 1 साल में कितना बढ़ा होगा भाई, 32 बढ़ा होगा, ठीक है। 1 साल में कितना बढ़ा, 32 बढ़ा होगा, यानी कि जो साधारण ब्याज है वो हर साल 32 रुपए बढ़ रहा है। तो हमसे ये पूछता है कि सम कितना था, शुरुआत में जो हमारा मूलधन था वो कितना था। तो देखो भाई इसको पकड़ लो, क्वेश्चन अपने आप जो है चिल्ला के आंसर देगा। 3 साल में 896 हो गया, तो 3 साल में जो आपका ब्याज है वो कितना हुआ होगा, 1 साल में 32 है, तो 3 साल में कितना आ जाएगा, 3 साल में आ जाएगा 96, ठीक है। 3 साल में ब्याज 96 आ गया, ठीक है, और आपका मिश्र धन जो है वो 896 आ गया, तो मूलधन कितना रहा होगा 896 माइनस ब्याज, यानी कि 800 रुपए, ठीक है, यानी कि 800 रुपए। आपको ये इसी क्वेश्चन में रेट के बारे में पूछ सकते थे कि किस दर पर आपको ये जो मूलधन था वो दिया गया था, ठीक है। तो 32 के हिसाब से 800 के ऊपर आप वो भी आंसर यहाँ पे निकाल सकते हो, 4% आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलसीएम एचसीएफ का एक और क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये कहता है कि एलसीएम 2 नंबर का 48 है, 2 नंबर का एलसीएम 48 है और वो नंबर 2:3 के रेशियो में है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर 2 नंबर का रेशियो दिया होता है, इसने कहा नंबर का रेशियो 2:3 है, नंबर का रेशियो जो है वो 2:3 है। अब यहां होता क्या है कि बेटा जब भी आप रेशियो निकालते हो, जो कॉमन चीजें होती हैं वो तो काट देते हो, है ना, जो कॉमन चीजें होती हैं वो तो कट जाती हैं, सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी होती है।
जो कॉमन कट गया वो एक्चुअली में क्या है, वो जो कॉमन कट गया बेटा वो पता है क्या है, वो कॉमन क्या है, वो कॉमन है HCF। HCF में C क्या होता है, कॉमन होता है ना। तो कॉमन चीज जो होती है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने में, या फिर ये कहा जाए अनुपात के तरह से लिखने में वो चीज कट जाती है। अगर मैं अब ये कहूं कि वही जो चीज कट गई वो x है, तो आपके दोनों नंबर 2x और 3x बन जाते हैं, जिसमें HCF जो होगा वो x होगा। ठीक है, अपनी बात को समअप करता हूं। जब भी आपको रेशो दिया हो, जब भी आपको रेशो दिया हो, तो हम यहाँ पर एक x जो है दोनों को लगा के रेशो को तोड़ देते हैं, अलग अलग लिख देते हैं। तो जो ये x होता है ये HCF होता है, इस बात का ध्यान रखें। जो हम इस तरह से x लगाते हैं, दोनों को एक नंबर दे देते हैं, वो HCF होता है। ठीक है, अच्छा तो दोनों नंबर क्या क्या हो गए, दोनों नंबर हमारे 2x और 3x हो गए। इसने कहा था कि एलसीएम जो है वो 48 है। तो जरा 48 के पास चलते हैं और इसे तोड़ते हैं। इसको मैं तोड़ूंगा तो ये आएगा 2। ठीक है, तो मेरे पास बचेगा 24, फिर 2 बचेगा 12, फिर 2 बचेगा 6, फिर 2 बचेगा 3। ये हमारे पास आ गया 16 48। अब ध्यान से देखो जरा, यहां मेरे पास अगर ध्यान से देखा जाए एलसीएम ऑफ टू नंबर्स 48 एंड दे आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो जरा, यहाँ पर अगर मैं 2 और 3 को अलग कर दूं तो मेरे पास में 2 इंटू 2 इंटू 2 ये पार्ट बच जाता है। ठीक है, ये पार्ट बच जाता है। तो ये अब क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास कि कहना ये चाहिए कि हमसे पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। ठीक है, अब जो ये मैंने यहाँ पर आपको x दिया था, ये जो यहाँ बच गया ये x की वैल्यू हो जाएगी, ये हमारे x की वैल्यू जाएगी। 2 और 3 यहां से छोड़ दिया जाएगा। तो अगर x की वैल्यू 8 आती है तो आपका पहला नंबर क्या बन जाता है, 16, और दूसरा नंबर क्या बन जाता है, 24। दोनों को जोड़ के क्या आएगा, आप बोलोगे 40। तो ये मेरा आंसर है। तो ध्यान रखने वाली बात ये है बेटा यहाँ पर कि जब भी आपको फ्रैक्शन दिया जाता है, ठीक है, जब भी आपको फ्रैक्शन दिया जाता है तो जो हम ये x इंट्रोड्यूस करते हैं ये एक्चुअली में आपका HCF होता है। ठीक है, आगे की बात जो है वो इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल अब क्या है, ज्योमेट्री से आ गया आपके लिए। ठीक है, ज्योमेट्री से आ गया। क्वेश्चन कहता है कि लेंथ ऑफ मीडियन PS ऑफ ट्रायंगल PQR। तो पहले एक PQ बना ही लेते हैं। ठीक है, ये अपना ट्रायंगल है PQR। अब एक जो माध्यिका बनाई गई PS। ठीक है, ध्यान रहेगा माध्यिका जो होती है वो जिस भी रेखा पे बनाई जाती है उसको दो भाग में, बराबर भागों में बांट देती है। अच्छा, क्वेश्चन कहता है कि लेंथ ऑफ मीडियन PS ऑफ अ ट्राइंगल PQR इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ साइड QR। जो PS है वो आधी है QR के। देखो ध्यान से, जो PS है वो आधी है QR के। अब बड़े ध्यान से देखना क्वेश्चन। देखो जब मीडियन बनाया गया तो ये आधे आधे हो गए, और जो PS है वो भी QR के आधे के बराबर है। ठीक है, देखो मेरी बात ध्यान सुनना, जब मीडियन बनी तो QR दो भागों में बट गया। कौन कौन से, QS और RS। ठीक है, और ये क्या है, ये QR के आधे के बराबर है। सही है, जिस लाइन पे बनता है उसका आधा कर देता है। और PS भी QR के आधे के बराबर है। तो ध्यान से देखो, PS भी QR के आधे के बराबर है और ये दोनों भी QR के आधे के बराबर है। तो ये ना हुआ कि ये तीनों ही आपस में जो है वो इक्वल हो गए। यहाँ पर निशान यहां भी लगा देते हैं, डायग्राम तो देख के नहीं लग रहा बट है। अब आगे सुनो, एंगल आर 24 है, ये 24 है। ठीक है, तो बताओ एंगल Q कितना है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान हो गया, क्योंकि सुनो मेरी बात। अब अगर 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 ये साइड इसके इक्वल है तो ये एंगल भी इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 24। ठीक है, और अगर ये साइड भी इसके इक्वल है तो ये एंगल आपस में इक्वल हो गए। तो मैं इसको और इसको x और x मान लेता हूं। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखा जाए तो इन तीनों को जोड़ के, किन तीनों को, इस पूरे को, इसे और इसे, यानी कि x प्लस दूसरा एंगल कितना है x प्लस 24, तीसरा एंगल कितना है 24।
इन सबको जोड़े कितना आना चाहिए, आप सबको पता है कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, 180 माइनस 48 जो है वो 2x के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो एक कितना बन जाता है, ये बन जाता है मेरा 132 इक्वल टू 2x। तो आप कहोगे सर x की वैल्यू जो है वो 61 आ रही है, सॉरी 66 आ रही है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योमेट्री से लेके आए हैं फिर से आपके लिए, और क्वेश्चन कहता है टी इज अ पॉइंट ऑन साइड बीसी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। फिर से बनाओ, ये अपना ट्रायंगल है एबीसी। ठीक है, और डी जो है वो बीसी पर है, तो हमने यहां पर एक पॉइंट डी लगा दिया ऑन बीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड डी बी इज प्रोड्यूस्ड, डीबी को प्रोड्यूस करा गया, तो इसको प्रोड्यूस करते हैं इस तरफ ऐसे, ये अपना बी है। ठीक है, इसको हमने प्रोड्यूस किया टू अ पॉइंट ई, मान लिया कि यहाँ पे कहीं ई है, और ये कहता है जो ए बी है वो एडी के इक्वल है, जो ए बी है वो एडी के इक्वल, तो एडी बनाना पड़ेगा। ये और ये लाइन हमारी इक्वल दे रखी है, साथ साथ ये बोला हुआ है कि ए बी ई, आपको इस कोण का माप 120 दिया हुआ है, ए बी ई जो है वो 120 है, साथ में बीसीए की बात भी करी है, बीसीए तो ये वाला एंगल जो है वो 25। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन में दे रखी है। अब आगे बढ़ते हैं, मुझे निकालना है एंगल सीएडी, मुझे निकालना है एंगल सीएडी, सीएडी यानी कि ये वाला, सही कह रहा हूं, सीएडी, हाँ ये एंगल फाइंड आउट करना है। अब करें कैसे, देखो भाई ध्यान सुनना मेरी बात, ध्यान सुनना मेरी बात, क्या ये वाला एंगल 60 होगा? ठीक है, क्योंकि ये कैसा है, ये लीनियर पेयर है। अगर ये वाला एंगल 60 है और आपको ये लाइन इक्वल दे रखी है, तो इसके हिसाब से ये भी 60 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अब जरा यहाँ ध्यान से देखना, आपका डायग्राम कुछ ऐसा रह जाता है। ठीक है, मैं यहाँ सी लिख रहा हूँ, यहाँ डी लिख रहा हूँ और यहाँ ए लिख रहा हूँ। आपको ये एंगल 60 दिया हुआ है, तो ये 60 जो है इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा, जिसमें से ये 25 दिया हुआ है, तो कितना बच गया, 35। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 35 हमारा आंसर हो गया। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये बाह्य कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं फटाफट से। फिर एक हमारे पास एक क्वेश्चन ज्योमेट्री का ही है, ट्रायंगल पीक्यूटी है, फटाफट से ड्रॉ कर लीजिएगा अपने बुक के अंदर। ठीक है, क्वेश्चंस को मेरे साथ सॉल्व करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, अब PQ इक्वल टू QT है, तो हमने भाई ये PQ इक्वल टू PT है, हमने यहाँ पे शो कर दिया। अब क्या कहता है, द पॉइंट S एंड R आर ऑन QT, यहां पर कहीं S यहां पर है और R यहां पर है, और ये कैसे है, कोई PR इक्वल टू PS है। ओह क्या बात है, बहुत सुंदर, ये भी इक्वल है। ठीक है, ये भी इक्वल है। अच्छा, अब अगर एंगल PTS 60 डिग्री है, PTS ये एंगल 62 डिग्री है, ये एंगल 62 डिग्री है, और एंगल RPS, एंगल RPS यानी कि ये छोटा सा एंगल 34 है। तो बताओ एंगल QPR कितना, तो चेंज करते हैं कुछ जी, एंगल एंगल QPR, आपको ये पूरा एंगल निकालना, एंगल QPR जी, ये पूरा एंगल कैसे निकलेगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो अगर ये 62 है तो ये जो साइड है वो इसके इक्वल है, तो ये भी 62 बन जाएगा हमारा। ठीक है, ये दोनों एंगल कितने आ गए, 62। आगे सुनो यहाँ पर ध्यान से कि अगर हम ये कह दें, मान लीजिए कि अगर ऐसा हो जाए, एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं, कुछ मिस तो नहीं किया। एंगल PTS, एंगल PTS 62 डिग्री है और RPS 34 डिग्री है, एंगल QPR निकालना। ठीक है, ओके चलो, तो अब ये 64 हो गया मेरे पास। ठीक है, तो अब अगर यहाँ से देखा जाए, हमें जो है वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेंगी
मैं ये एंगल फाइंड कर सकता हूं, मैं ये एंगल फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे करूंगा, ध्यान से देखना कि अगर ये और ये भुजाएं बराबर हैं तो ये एंगल भी बराबर होंगे। मैं इसको अगर x और इसको x मान लूँ तो आप बोलोगे कि सर 2x प्लस 34 जो है वो 180 होना चाहिए, और अगर ऐसा है जो 2x होगा वो 180 माइनस 34 करके आपको दे देगा 146। इसको 2 से डिवाइड करके आप x निकाल लोगे तो यह जाएगा 73। तो ये x की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, 73 आ गई। ठीक है, 73 आ गई। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे एक बार फिर से जरा ध्यान से देखना। एक बार फिर दोबारा से हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, लेकिन कौन से ट्राइंगल, सवाल उठता है कौन से ट्राइंगल में। तो मैं यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ, मैं ट्राइंगल में यूज करूँ, और ये है एक्सटीरियर एंगल। ध्यान से देखा जाए जो x है यानी कि जो 73 है वो 62 प्लस ये वाला एंगल मान लो कि ये y है, इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल बना रहा है, तो y की वैल्यू यहां से मेरे पास बन जाती है 8, 8 और 3 11। ठीक है, अब अगर ये जो है 11 बन गया है, मुझे पूरा एंगल निकालना है तो इसमें 34 जोड़ दो तो आंसर बन जाता है, कौन सा एंगल निकालना है भाई, एंगल QPR। नहीं नहीं, तो ये मिसप्रिंट होगा, आप QPR के बदले QPS कर लो। ठीक है, QPS कर लो, जो कि ऑलरेडी जो है 11 आ चुका है, यही निकालना होगा। ठीक है ना, QPS होगा, QPS कर लेना, जो कि 11 आ चुका है, यही निकालो। ठीक है, चलो, इसलिए कंफ्यूजन हो रही थी क्योंकि वो QPR प्रॉब्लम दे रहा था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट, या तो था मुझे, है ना। चलो, अब क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस दे रखा है, आप एरिया ऑफ रोम्बस दे रखा है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक डायगोनल जो है वो दूसरे डायगोनल का आधा है। आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जब भी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की बात होगी तो आप ध्यान रखेंगे हाफ इंटू D1 और D2, जिसमें D1 D2 क्या है, डायगोनल की लेंथ होती है। अगर एरिया दिया है 256, एक डायगोनल दूसरे का आधा है, एक डायगोनल दूसरे का आधा है, यानी कि अगर एक x है तो दूसरा x बटे 2 है। तो कुछ ऐसा सा हुआ कि भाई यहाँ पर 256 जो लिखा हुआ है ये 16 का स्क्वायर होता है, यहाँ से दोनों टू ऊपर चले गए और ये किसके बराबर आ गया, एक्स स्क्वायर के बराबर आ गया। तो आप यहाँ से देख के बोल सकते हो कि x की वैल्यू कितनी है, 32 है। 16 दूनी 32 है, 32 है, 32 है। ऑप्शन गलत है, ऑप्शन 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 1/2 3। इसको ठीक कर लेना, ये वाली चीज जो होगी ये 32 होनी चाहिए। ठीक है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 32। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, 256। अच्छा, सम ऑफ डायगोनल्स पूछा हुआ, एक मिनट, सम ऑफ डायगोनल्स पूछा हुआ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अगर x 32 आ जाता है, x 32 आ जाता है तो D1 की वैल्यू कितनी हो गई, 32 हो गई। ठीक है, और D2 की वैल्यू कितनी हो गई, उसने कहा था कि एक दूसरे का आधा है, तो D2 की वैल्यू कितनी हो गई, 16 हो गई। इसको जोड़ देंगे तो आंसर जाएगा 48। चलिए, आंसर जाएगा 48। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन कहता है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग सरफेस ऑफ अ सॉलिड क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 40 36 एंड x सेंटीमीटर एट 20 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 1032। ठीक है, एक बॉक्स है और उसके आपको डायमेंशन दे रखे हैं LBH 40 36 और x, वो x निकालना होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर इसको पेंट करने में खर्चा आता है 1032 रुपए का, ठीक है, और पेंट करने के लिए कंडीशन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करने पर 20 रुपया खर्चा आता है। तो फिर आप बताइए कि x की वैल्यू कितनी है। तो देखो, अगर हम पेंट कर रहे हैं क्यूबॉइड पर तो उसके 6 फेस होते हैं। ठीक है, 6 फेस होते हैं, तो उसका जो एरिया होगा वो क्या बन जाएगा, उसका एरिया क्या बन जाएगा, देखो ये आपको L B और H दे रखा है, तो इसका मतलब हुआ 40 गुणा 36 प्लस 40 गुणा H प्लस 36 गुणा H। फॉर्मूला कौन सा हो गया, ये ध्यान रहेगा, फॉर्मूला कौन सा हो गया, फॉर्मूला हो गया 2 इंटू में LB BH और HL, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अच्छा, अब ये जो है हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया कितना एरिया है। अब इसकी हमें अगर कॉस्ट निकालनी हो तो हम इस पे क्या करते,
अगर इसकी कॉस्ट निकालनी हो तो हम क्या करते, एरिया को 100 से भाग कर देते, क्योंकि हमें 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का पैसा दिया हुआ था। कितना दिया हुआ था? 20 रुपए। ठीक है, और ये जो आंसर, जो कीमत आ रही है वो इतनी आ रही है। ये पूरा एक्सप्रेशन हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात ये होगी, पहले मैं इससे काट दूं, सही है, और इस 2 से इसे काट दूं तो हो जाएगा 516। अब कुल मिला के यहाँ क्या बचता है? कुल मिला के मेरे पास यहाँ बचता है 0, 24 का 4, 2 कैरी हो गया, और 16। ठीक है, 44 ये आ जाएगा 440। ठीक है, अच्छा यहां से देखा जाए तो 40x और 36x कुल मिला के हो गया 76। ये किसके बराबर है? आपको होगा ये बराबर है 516 गुणा 5 के। ठीक, तो 76h जो है वो किसके बराबर जाएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25, उसको यहाँ पे लाके माइनस कर दो, और यहीं से आपको जो है h की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, जो मेरी h वही हमारा जो है वो एक तरह से x चल रहा है, तो ये माइनस करके कितना मिल जाएगा मुझको? 0, 4, 1 और 1 अपॉन में 76। ठीक है, तो ये करीब हो जाना चाहिए हमारे लिए, कैंसिल करते हैं इसको, 38, ये मिल जाएगा 570, और कैंसिल कर देते हैं 2 से इसको अगर, तो या फिर 19 से ही कैंसिल कर दो, इस 19 से कैंसिल कर दो, 19 से 2 बार हो जाएगा और 19 से 30 बार हो जाएगा, तो कितनी वैल्यू आ रही है? 15। तो जो हमारा x यानी कि हमारा h जो है वो कितना है? वो, ठीक है, सब कुछ अलग अलग करने से अच्छा है एक साथ ही कर दिया जाए तो हमें ये आंसर मिल जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि आपको क्या करना है? मीन निकालना है, किसका? मोड, मीडियन और रेंज का। देखो जब भी ऐसी बात आती है तो मोड की बात की जाए तो मोड हमेशा वो नंबर होता है जो सबसे ज्यादा बड़ा आता है, मीडियन वो नंबर है जो सबसे बीच में आता है, और रेंज है सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू के बीच का अंतर। तो सबसे पहला काम यहाँ पे ये कर लेते हैं, इसको जरा पहले बढ़ते क्रम में लगा लेते हैं। सबसे छोटी वैल्यू आपको जो यहाँ पे दिखाई पड़ेगी वो 7 दिखाई पड़ेगी, फिर आपको यहाँ पर एक 8 दिख रहा है, एक 9 दिख रहा है, इसके बाद में एक 10 है, ठीक है, 11 मेरे पास 2 है, 1 2, इसके बाद में 13 है, एक 13 हो गया, 14 हो गया, एक 15 भी है, एक 16 भी है, एक 17 भी है, और इसके बाद में बस। तो कितने नंबर हो गए मेरे पास में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पर देखें 4 4 8, एक कम रह गया, कोई कौन कम रह गया भाई? 13, अच्छा एक 23 रह गया आईएएस। ठीक है, अब जब बात करिए मोड की तो देखो 11 दो बार आ रहा है, तो मोड की वैल्यू कितनी है? मोड मुझे मिल जाता है यहाँ से 11। जब मीडियन यानी कि माध्यिका की बात कीजिए तो ये कितने हैं? मैंने भी गिने थे यहाँ पर, देखो कितने हैं, 4 4 8 4 12 और एक 13 है। ओहो, अभी एक नंबर और रह गया, इसका मतलब 4 4 8 4 12, एक नंबर और रह गया बेटा, तो एक 7 हो गया। फिर देख लेते हैं, 7 लिख दिया, 8 लिख दिया, 9 लिख दिया, 10 लिख दिया, 11 दो बार लिख दिया, 13 ले लिया मैंने, ठीक है, 14 ले लिया मैंने, ठीक है, 15 ले लिया, ठीक है, 16 ले लिया, ठीक है, 23 ले लिया, तो 17 17 17 17 17 17 भी तो ले लिया है। कैसे ज्यादा हो रहे हैं? ठीक है, 12 नंबर ही तो है। ओके ओके, ठीक है ठीक है, क्लियर चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 नंबर है तो माध्यिका निकालनी हो, जब भी माध्यिका निकालनी हो और आपके पास में इवन आ जाए तो माध्यिका जो होती है वो n/2 और n+1/2 के आधे के बराबर होती है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ऐसे ब्रैकेट लगा के यहाँ पर TH और यहाँ ब्रैकेट लगाकर यहाँ पर TH, यानी कि देखो अब 12 है ना, तो 12/2, ठीक है, और
प्लस 1 बटे में 2। कहने का मतलब एक छठा नंबर चाहिए और एक सातवां नंबर चाहिए अपॉन में 2। अब छठा सातवां नंबर कौन सा होगा? 4 5 6 7, यानी कि 11 और 13 बटे 2, तो यह जाएगा 24 बटे 2 यानी कि 12। जो मीडियन है वो 12 जाती है। अब बचा कौन? अब बचा रेंज। तो हाईएस्ट और लोवेस्ट को उठा लो और इसका डिफरेंस लिख दो, तो रेंज की वैल्यू जो आ जाती है वो आ जाती है यहाँ पे 27 और 23 और 27 यानी कि 16। ठीक है, इन सबको जोड़ लेते हैं। ये मेरे पास आ गए 6 7 8 9 और 3। अब इसका क्या करना है? मीन निकालना है, तो हम 3 से भाग कर देते हैं इसको। 3 से करेंगे क्योंकि 1 2 3, तो आंसर है 13। तो डी है मेरा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। ठीक है, और फिर अब नेक्स्ट क्लास में एक नए सेट के साथ आपके सामने आएंगे। ठीक है, और अब ये क्लासेस आपको इस तरह से कॉन्टिन्यूसली मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।